नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में चुनाव के बाद हरियाणा के साथ लगते दिल्ली में, देश की राजधानी में चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावी माहौल एकदम गरमाया हुआ है। सर्दी के बीच में तीखी बयानबाजी हो रही है। इस बीच हरियाणा में भी दिल्ली के चुनाव को लेकर सियासत हो रही है। दरअसल ये कि पारंपरिक रूप से बीजेपी और आम आदमी पार्टी अब और कांग्रेस, अब ये दिल्ली में तीन पार्टियां होगी, हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता है। इस मुकाबले में अब हरियाणा से बीजेपी के ढेर सारे नेता, दिल्ली में उनकी ड्यूटी लग गई है, उन्होंने डेरा जमा लिया है। कई मंत्री, पूर्व विधायक, केंद्रीय मंत्री जो हरियाणा से सांसद हैं वो दिल्ली में आ गए हैं और दिल्ली में अब वो अपनी पार्टी को जिताने के लिए दम भर रहे हैं। और हर बीजेपी का नेता ये कह रहा है कि दिल्ली में इस बार हम सरकार बनाएंगे। दूसरी ओर कांग्रेस है। कांग्रेस के कई जो हरियाणा में दिग्गज नेता हैं वो दिल्ली में कैसे प्रचार करेंगे, कब प्रचार करेंगे, क्या आउटलाइन होगी, यह अभी बहुत स्पष्ट नहीं हुआ है। अब इसको लेकर बीजेपी ने तंज कसा है और बड़ा तीखा तंज कसा है। बीजेपी का यह कहना है कि जो हरियाणा में काम बिगाड़ दें उन्हें दिल्ली में कौन बुलाएगा, जिनके अंदर इतना झगड़ा है उन्हें कौन पूछेगा दिल्ली में। ऐसी बातें अब बीजेपी कर रही है। मतलब बीजेपी तंज कस रही है। क्या तंज कसने का मौका कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस खुद दे रही है? इस पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी साम दाम दंड भेद सब लगाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी को अपने पाले में लाने में लगी हुई है। जीत से लबरेज बीजेपी दिल्ली के चुनावी मैदान में हरियाणा के नेताओं को प्रचार के लिए उतार चुकी है। एक तरफ जहां बीजेपी पूरी तरह से जीत का दम भर रही है, तो वहीं कांग्रेस अब दिल्ली में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस हरियाणा ने अपने नेताओं को दिल्ली में प्रचार के लिए नहीं उतारने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने भी तंज कसा। इस प्रकार से हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की गुटबाजी है और कांग्रेस पार्टी के नेता एक दूसरे को आपस में नीचा ऊंचा दिखाने की प्रयास में लगे हैं। और जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है, आज उसने भी उनको बुलाने के लायक नहीं समझा है। वो इस लायक भी नहीं है कि वो दिल्ली में जिस प्रकार का काम उन्होंने हरियाणा में किया है उससे ज्यादा खराब काम वो दिल्ली में करेंगे, इसलिए उनको बुलाना भी नहीं चाहिए। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की लगातार देरी पर अब हरियाणा के नेता चौतरफा घिर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी जीत की दावेदारी कर रही है। दिल्ली का किला फतेह करने के लिए सभी पार्टियां दम भर रही हैं। पहले से काबिज आम आदमी पार्टी फिर से कुर्सी पर काबिज होने के लिए सौगातों की बौछार कर रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी को झूठ के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर रही है। अब सिर्फ इंतजार होगा 5 फरवरी का, जब जनता अपनी वोट की मोहर लगाएगी। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। नेहा धवन भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। योगेश सिहाग कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं और ओंकार सिंह इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नेहा के पास चलते हैं। नेहा, ये मैं जानना चाह रहा हूं कि ये आप ज्यादा तीखा या ज्यादा तंज जो है वो उस सेंस में कस रहे हैं कि दिल्ली में इन्हें नहीं बुलाया जाएगा, ये बना बनाया काम बिगाड़ देते हैं, इनमें आपस में गुटबाजी है, ये काम खराब करने वाले नेता हैं इसलिए इनको दिल्ली में या दूसरे राज्य में नहीं बुलाया जाएगा, ये ज्यादा तीखी टिप्पणी हो गई आपकी तरफ से, मुझे लगता है। वरुण जी, देखिए इसमें कोई नहीं है। माननीय मोहनलाल बडौली जी ने जो भी बयान दिया है, जो भी प्रेस के समक्ष आकर कहा है कांग्रेस के विषय में, हरियाणा की कांग्रेस के नेताओं के लिए वो बिल्कुल सटीक बात है, क्योंकि इनकी आपसी फूट इतनी है, ये एक मत पर कभी हो नहीं सकते। दूसरा, जो केंद्र को भी दोषी ठहरा दे, यहाँ तक कि हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने तो अपने ऊपर बोझ लिया ही नहीं, अपने ऊपर तो रखा ही नहीं कि हम ये चुनाव क्यों हारे हैं, हमारी क्या गलतियां थी। उन्होंने तो केंद्र पे ही ठीकड़ा फोड़ दिया कि केंद्रीय नेतृत्व के पास हमने तो अपनी लिस्ट बनाकर दे दी थी और हमारे जो संगठन का जो चुनाव है वो उन्होंने करवाया ही नहीं, उन्होंने उस लिस्ट को जारी नहीं किया। यहाँ तक कि दीपक बाबरिया जी पर भी उन्होंने इल्जामबाजी कर दी। अब हर नेता अपनी अपनी डफली अपना अपना राग लापता है। चुनाव प्रचार में आपने देखा कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे, उन्होंने किस तरह से अपने अपने चुनाव के प्रचार के लिए अपने अपने नैरेटिव गढ़ने शुरू कर दिए। तो इस तरह का व्यवहार जो है वो अन्य राज्य के कांग्रेस नेता भी देख रहे होंगे, केंद्रीय नेतृत्व भी देख रहा होगा।
और समीक्षा के बाद मुझे लगता है उन्होंने जो निर्णय लिया है, हरियाणा प्रदेश के नेताओं को दिल्ली चुनाव में नहीं बुलाने का निर्णय लिया है, वो 100% बिल्कुल सही उनका डिसीजन है, क्योंकि ये एक सीख होगी हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के लिए कि अगर आप एकमत नहीं होंगे, अगर आप अपनी इस तरह से अपनी डफली अपना राग बजाते रहेंगे और केंद्रीय नेतृत्व की भी बात नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, तो आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा और आपको अलग थलग ही रखा जाएगा। ठीक है, देखिए भाजपा संगठन और कांग्रेस के अंदर यही फर्क है। हम लोग अपनी एक जो प्रणाली है हमारी उसको फॉलो करते हैं, लेकिन कांग्रेस नेता केवल अपनी राजनीति को लेकर अपने अपने जो एरियाज हैं, क्षेत्र हैं, उनकी राजनीति को करते नजर तो आते हैं, लेकिन उसमें भी उनकी कोई एकता नजर नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि ये फायदे और स्वार्थ की राजनीति पर ज्यादा आधारित इनकी राजनीति है, तो उसका ये प्रतिफल तो आएगा ही आएगा। ठीक है, योगेश सिहाग साहब, जो मोहनलाल बड़ौली जी कह रहे हैं, मैं एक बार फिर दोहरा दूं, आप कहेंगे तो मैं सुनवा भी दूंगा, आपने सुन भी लिया होगा। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं में गुटबाजी है, कांग्रेस के नेता एक दूसरे को आपस में नीचा दिखाने के प्रयास में है, शायद कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व उन्हें दिल्ली बुलाने लायक नहीं समझता। देखिए वरुण जी, नमस्कार सभी प्रवक्ता साथियों को और सभी जनता टीवी के दर्शकों को आपके माध्यम से नमस्कार, राम राम। जहां तक देखिए आपने जो बडोली जी का बयान बिल्कुल मैंने सुन भी लिया और उसको आगे बढ़ाने का काम भाजपा प्रवक्ता ने भी किया है, तो वो बयान ही अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं। तो देखिए उनके बयान से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि वो खुद ये मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी की वजह से हरियाणा में भाजपा की सरकार आई है। हमारी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही 10 साल की, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। ये तो इसमें कोई वो नहीं है कोई भी बात। आपने तो ओंकार जी की बात बड़ी कर दी आज, वो यही कहते हैं कि आपने मौका दिया भाई। मैं बिल्कुल, मेरी बात सुनिए, मैं उनके बयान पे एक एज ए प्रवक्ता बता रहा हूँ कि उन्होंने मेरी बात पूरी होने दी। बोलिए बोलिए बोलिए, पूरा मौका आपको। एक पॉइंट तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि भाई हमारी कोई परफॉर्मेंस नहीं है 10 साल की, और जो भाजपा आई है कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से। ठीक है जी। दूसरा वरुण जी, मोहनलाल बडोली जी वो नेता हैं जिन्होंने सोनीपत से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव, लोकसभा का चुनाव उन्होंने फाइट किया और चुनाव के बाद उन्होंने मीडिया के माध्यम से खुलेआम जो उनके साथ भीतरघात हुआ, उन्होंने आरोप भी लगाए और उनपे कार्रवाई की मांग की। जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अनुशासन की पार्टी कहती है, तो क्या खुद मोहनलाल बडोली जी जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है, क्या उन्हें न्याय मिल पाया? आज लोकसभा चुनाव को तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं, खुद उनको न्याय नहीं मिला। तो वो कांग्रेस पार्टी की चिंता छोड़ दें। और आपने एक बात और नोटिस की होगी वरुण जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जब भी चाहे आप मुख्यमंत्री जी को सुन लीजिए, इनके प्रदेश अध्यक्ष को सुन लीजिए, कभी भी रैली में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इन्हें आज तकरीबन 100 दिन होने को है इस सरकार को, तीसरी जो भाजपा की सरकार है, वो जो जनता से किए वादे और जो चुनौतियां हैं उस पर काम करने की बजाय हर समय उन्हें, मुझे लगता है, मुझे खुद हैरानी हो रही है कि कांग्रेस का एक फोबिया हो गया है। हर समय उन्हें कांग्रेस की चिंता सताती है। और आप देखिए, कल आप इसका उदाहरण देख भी चुके हैं और मैं कहता हूं अभी और बहुत सी परतें खुलेगी, देखना। कल जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के माध्यम से जो रानिया की सीट पे रिकाउंटिंग का ऑर्डर हुआ, रिकाउंटिंग का ऑर्डर नहीं था, निर्वाचन अधिकारी, सुनिए, उस बात में बहुत बड़ी बात है, वो क्या करते हैं, वो मॉक ड्रिल करते हैं। जो मशीनें, जो 9 बूथों की रिकाउंटिंग होनी थी, वीवीपैट से मिलान होना था उनका, वो ना करवा के और वो मॉक ड्रिल दिखाते हैं। मॉक ड्रिल कब होती है? चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले की जाती है। जो उनकी अर्जी थी सर्वमित्र जी की, वो अर्जी ये थी कि 9 बूथों पे मुझे डाउट है, उन बूथों की रिकाउंटिंग और वीवीपैट। अच्छा, वैसे हम चर्चा को कहीं और ले गए। ठीक है, दिल्ली चुनाव को लेकर बात थी। नहीं, मैं ही बता रहा हूं। मुझे तो एक बात बता दीजिए, आप छोटी सी, सिहाग साहब आप बड़ा खुल के बोलते हैं, रानिया की सीट पर कांग्रेस के मुताबिक गड़बड़ हुई है, ठीक है, ये बात साफ है? नहीं,
गड़बड़ मैं ये नहीं कर रहा। आपको आशंका है, अच्छा सुनिए ना, सुनिए 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 मेरी बात तो सुनिए। आपको आशंका है कि गड़बड़ वहां पे की गई है या कुछ जैसे नतीजे आने चाहिए थे वैसे नहीं आए, आपको यह आशंका है जी। ये गड़बड़ कौन करवा सकता है? आईएनएलडी करवा सकती है, बीजेपी करवा सकती है? देखिए वो भी मैं उसका जवाब देता हूं आपको। मुझे पहले बताइए, फिर मैं और आगे बढ़ूंगा। एक बार बताइए। गड़बड़ मैं वही बात आगे बढ़ा रहा हूं। गड़बड़ भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव, भाजपा ने गड़बड़ की रानिया में और चौथे नंबर पे आई खुद, 10.5% वोट मिले। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं वरुण जी। भाजपा ने गड़बड़ करके अर्जुन चौटाला को जितवा दिया। सुनिए वरुण जी, दूसरे नंबर पे सौमित्र कंबोज, तीसरे नंबर पे रणजीत चौटाला, बीजेपी के शीशपाल कंबोज चौथे नंबर पे आए, 10.5% वोट। जी सुनिए तो आप वरुण जी, आप देखिए बड़ी दिलचस्प बात है। भारतीय जनता पार्टी की जो तारीफ की बात है, मैं उसकी तारीफ भी करता हूं। इनका जो इलेक्शन मैनेजमेंट है, अभी मैं आपकी ये स्टोरी भी सुन रहा था, साम दाम दंड भेद सब चीजें यूज करते हैं ये। इनका मैनेजमेंट क्या है, बड़ा जबरदस्त है। इन्होंने 90 सीटों पे उम्मीदवार नहीं उतारे थे, इनके उम्मीदवार कम से कम 150 उम्मीदवार थे। और आप देखिए इलाहाबाद की सीट, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े डिजर्विंग कैंडिडेट मैं मानता हूं मीनू बेनीवाल जी, उन्होंने बड़ी वहां मेहनत भी की थी, बड़ा सोशल समाज सेवा का काम भी किया था, परंतु इन्होंने उनको टिकट क्यों नहीं दी? क्योंकि वो टिकट छोड़ दीजिए, बीजेपी ने किसको टिकट दी? और चले गए चर्चा में, वापस लौटते हैं। नहीं जा रहा मैं वरुण जी, नेहा जी एक मिनट पढ़ते खोल रहा हूं। नेहा जी कैसी गड़बड़ करते हैं आप लोग? मतलब ऐसी गड़बड़ की कि आपका आदमी चौथे नंबर पर आ रहा है। अगर ईवीएम हैक करनी तो ठीक से करिए भाई। इनका आदमी वहां ये नहीं था, भाजपा नहीं थी। जब से चुनाव हुए हैं, जब से रिजल्ट आया है, तब से कांग्रेस के सभी नेताओं की नींद उड़ रखी है। अब अपना पन्ना कैसे झाड़ेंगे, अपनी हार कैसे स्वीकार करेंगे, उसके लिए एक बहाना इनको ईवीएम मिल गया। जब सभी कोर्ट्स 42 बार ये बयान दे चुके हैं कि कोर्ट्स ने ये कह दिया है 42 बार कि ईवीएम में कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती है, उसके बावजूद मेरे साथी प्रवक्ता जो बैठे हैं एडवोकेट भी है, ये मैं वही बता रहा हूँ। आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखिए, रीकाउंटिंग आप नहीं करवा रहे। मैं कहता हूँ गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ नहीं है। चलिए ठीक है ना, वो तो सौमित्र कंबोज ने कहा हम हाईकोर्ट जाएंगे ना इसके खिलाफ, ठीक है। मुझे जहां तक मैंने पढ़ा भाई वो C&V था, वो C&V था, चेकिंग एंड वेरिफिकेशन था, वो रिकाउंटिंग है ही नहीं इसमें। चेकिंग एंड वेरिफिकेशन, अरे सर कल मैंने इस पर आधा घंटा डिबेट की, मैं आज भी नहीं करना चाहता, रुकिए। चेकिंग होगी, कल बड़े पर्चे पड़े थे मैंने यहाँ पर। चलिए वरुण जी, बिल्कुल चेकिंग और वेरिफिकेशन कैसे होगा? वीवीपैट से मिलान होके रिकाउंटिंग का मतलब चेकिंग और क्या होगी? मॉक ड्रिल थोड़ी कराओगे आप? अरे भाई वो मॉक पोल बताया जाते हैं कितने डजन। रुकिए ये हम कहता हूँ है हम किसी और टॉपिक पर चले गए, रुकिए मैं पहले इसको कवर करता हूँ। ओंकार जी चलिए, एक तो मेयर जी से मैं टॉपिक की बात पूछता हूँ, क्या मोहनलाल बडोली जी को न्याय मिला? जिन्होंने उनके खिलाफ भीतरघात की, उन्हें क्या उनके ऊपर पार्टी ने क्या एक्शन लिया? सोनीपत में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ भीतरघात हुआ, पार्टी ने क्या एक्शन लिया? शमशेर गोगी जैसे अन्य जो नेता थे उन्होंने क्या एक्शन लिया? उदय भान जी पर क्या एक्शन? हमारी पार्टी को आप ध्यान दे रहे हो, हमारी पार्टी में इस तरह लोकतंत्र है। नहीं, आपकी पार्टी हमारी पार्टी में आंतरिक लोग, आप अपना बताइए ना। आरोप आपने लगाए हैं, आरोप आपके प्रदेश अध्यक्ष ने लगाए हैं, क्या आपके प्रदेश अध्यक्ष को आज तक न्याय मिला? अच्छा रुकिए, आप रुकिए, ओंकार जी को चर्चा में शामिल करने दीजिए प्लीज, सवाल पूछने का अधिकार प्लीज प्लीज ओंकार जी को शामिल करने दीजिए चर्चा में। ओंकार जी, मोहनलाल बडौली ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार इन्होंने हरियाणा में काम खराब किया वैसा ही काम दिल्ली में करेंगे, इसलिए हरियाणा के नेताओं को दिल्ली नहीं बुलाया जा रहा है, कांग्रेस के नेताओं को। एक दूसरा, रानिया में गड़बड़ हुई है, ये सियाग साहब कह रहे हैं। वरुण जी, मेरे हिसाब से मोहनलाल बडौली जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसी का तो फायदा उठाया इन्होंने। अरे नंगा क्यों कर रहे हो कांग्रेस को? उसी के फायदे से तो मैं तो कल ही कह रहा था। मुख्यमंत्री महोदय ने जब जनता का धन्यवादी दौरा शुरू किया, मैं ये भी पूछना चाहूंगा इसमें, वो धन्यवादी दौरा कहां चला गया? वो कि राजस्थान में चला गया, हिमाचल में चला गया, कहां चला गया? तो मैं ये कहता एक धन्यवादी दौरा कांग्रेस के नेताओं का होना चाहिए। तो मोहनलाल बडौली जी को कांग्रेस को नंगा नहीं करना चाहिए, तो साथी हैं उनके,
ये हमारे को कांग्रेस की बी टीम कहते थे, बीजेपी की बी टीम कहते थे, लेकिन कांग्रेस वाले खुद बी टीम है। चेक एंड वेरिफिकेशन का ऑर्डर हुआ था, इन्होंने पुनः मत करना का शोर मचाया था, अब उसमें कुछ नहीं निकला। अब इन्होंने क्या है, स्वीकार करते हुए बड़ी बेइज्जती होती है कि हमारी अपनी वजह से बीजेपी आई। मैं धन्यवाद करूंगा योगेश सियाग का और सैल्यूट करूंगा इनकी हिम्मत को। आज इन्होंने ये तो मान लिया कि हमारी वजह से कांग्रेस आई, बीजेपी आई। और मैं भी तो यही कह रहा था, देखिए कांग्रेस किसको दिल्ली में बुलाती है, किसको नहीं बुलाती है, उनका आंतरिक मामला है, हमें नहीं उसमें जाना। मोहनलाल बड़ोली जी ने अगर कहा है तो उन्होंने देखो कहीं ना कहीं तो गलत कहा, उनकी वजह से तुम तीसरी बार आ गए और तुम उनको नंगा करने में लगे हो। देखिए अर्जुन चौटाला जी का आज मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने बोला कांग्रेस की थाली तो बहुत बड़ी है लेकिन उसमें छेद है। जब पत्रकार महोदय ने पूछा कौन सा छेद है, उन्होंने बोला भूपेंद्र सिंह हुड्डा छेद है। थाली बड़ी है लेकिन उस छेद के थ्रू थाली में से माल बाहर जा रहा है, वो कहां जा रहा है माल, बीजेपी की थाली में। तो ये जो सारा खेल है, तीसरी बार विधानसभा में बीजेपी अगर सरकार बना गई, अगर 48 सीटें इन्होंने ली तो 18 सीटें ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस ने 2-2 कैंडिडेट खड़े किए थे कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस सारी जनता कह रही थी, आपका चैनल भी कह रहा था सरकार कांग्रेस की, हम भी मान रहे थे सरकार कांग्रेस की, आधी बीजेपी। ये कहीं ना कहीं हुड्डा पिता पुत्र कहीं ना कहीं बिके हुए हैं, कहीं ना कहीं इनका समझौता अंदर खाते बीजेपी के साथ। मुझे तो एक बात बताइए ओंकार जी, मुझे एक बात बताइए, बकौल कांग्रेस जिस रानिया में नतीजों में गड़बड़ है, आशंका है, वहां से बीजेपी एनएलडी को जितवा रही है, फिर कौन बी टीम हुआ भाई? देखिए इनके कहने से तो क्या बनता है। अब इन्होंने आज स्वीकार कर लिया योगेश सियाग जी ने कि हमारी बदौलत तीसरी बार ये सरकार में आए, तो स्पष्ट हो जाता कौन बी टीम है, किसकी बदौलत आए। हमने अपने दम पर चुनाव लड़ा, 90 की 90 सीटों में हमारा गठबंधन था बीएसपी के साथ, हमने बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ा, नहीं जीत पाए, हमने स्वीकार कर लिया, अपनी हार को सीधे मत स्वीकार किया। लेकिन आज भी हुड्डा पिता पुत्र इस हार को बर्दाश्त क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको पता है अगर हार को स्वीकार कर लिया तो जनता को बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा भाई तुम्हारी वजह से बीजेपी आई है। जैसे आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला, ये कहीं ना कहीं ईवीएम का खेल, ईवीएम पर जो रोना है वो इसीलिए रो रहे हैं, मैं क्लीन चिट नहीं देता ईवीएम को। लेकिन हरियाणा में ईवीएम के साथ साथ इनकी आपसी गुटबाजी, आपसी बयानबाजी, कांग्रेस के 2-2, 3-3 कैंडिडेट खड़े हो जाना, ये सारी चीजों का मिला जुला स्वरूप था। इनका 11 साल से संगठन नहीं बना, तो इस वजह से आपको भी लग रहा है इसी वजह से इन्हें दिल्ली नहीं बुलाया जा रहा? जी आपको भी लग रहा है इसी वजह से इन्हें दिल्ली नहीं बुलाया जा रहा? देखिए दिल्ली तो मेरे को लगता है काबिल व्यक्तियों को ही बुलाया जाएगा, जो व्यक्ति काबिल ही नहीं होंगे, क्योंकि दिल्ली पढ़े लिखे व्यक्तियों का शहर है। मुख्य तौर पर दिल्ली वहां के मूल निवासियों का नहीं है, दिल्ली वहां पे माइग्रेट हुए लोगों का शहर है जो दूर दूर से नौकरी के चक्कर में दिल्ली आए हैं। तो वहां तो अच्छे दिमागदार बंदों को बुलाया जाएगा। हरियाणा वाले जो कांग्रेस के नेता हैं मेरे को नहीं लगता इस काबिल होंगे। सियाग साहब कुछ कह रहे हैं जी, सियाग साहब बोलिए। जी को जानकारी है और ना ही ओंकार जी को। हमारे नेताओं की ड्यूटी के मैं पत्र दिखा सकता हूँ, हमारे विधायकों की बकायदा ड्यूटी लगी हुई है। दिल्ली में हमारा हरियाणा का और दिल्ली का बहुत ज्यादा आपस में संबंध है और वो में ड्यूटी जो जिम्मेदारी लगी हुई है, परंतु इस तरह की जिम्मेदारी नहीं। इस तरह भाजपा के मंत्री है, एक महीना पैसा लेंगे जनता की गाड़ी कमाई का और 1 महीना तक वहां बैठ के और हरियाणा की जनता परेशान रहे, इस तरह की हमारी जिम्मेदारी नहीं लगती। जो इनके पार्टी में मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई गई है, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 1 महीना तक हम दिल्ली में रहेंगे और हरियाणा की जनता से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ हमारी सरकार बन चुकी है। हमें तो अब अगले प्रदेश की तरफ रुख करना है और हमारी मैं ड्यूटी की आपको अभी दिखा सकता हूँ। और आज का लेटर नहीं है, 2-3 दिन पहले के केसी वेणुगोपाल जी ने बकायदा हमारे जो विधायक, पूर्व विधायक, उनकी ड्यूटियां असाइन की हुई है और वो मैं पत्र भी दिखा सकता हूँ। बडोली जी को भी मैं समझता हूँ वो प्रदेश अध्यक्ष जरूर रहे सत्तासीन पार्टी के, उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। ठीक है, पूरी जानकारी होने के बाद ही बोलना चाहिए। ठीक है। नेहा जी, एक सवाल तो ये है कि भाई
तनख्वाह लेंगे हरियाणा से, यहाँ के लोग ढूंढेंगे और आप सारे मंत्रियों को दिल्ली भेज रहे हैं महीने भर के लिए। वरुण जी, योगेश जी से ये पूछिए कि अगर वेणुगोपाल जी ने इनके नेताओं की ड्यूटी लगा दी है तो ये बात तो शुरुआत में ही बोल देते, आपकी डिबेट ही खत्म हो जाती, 30 मिनट चलने की आवश्यकता ही नहीं थी। आपने इतनी दूर जाकर इतनी लंबी बातें कर रानियां घूम कर आ गए आप, और रानियां घूम के आने के बाद आप अब बता रहे हो कि आपके नेताओं की ड्यूटी लग गई। ये बात तो वरुण जी को पहले ही बोल देते, इस डिबेट की जरूरत ही नहीं थी। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हमारे नेता जो है वो दिल्ली रहेंगे और हरियाणा प्रदेश की जनता जो है वो तकलीफ में रहेगी। तो आपको मैं एक बात बता दूं, जैसा कि इनेलो के प्रवक्ता ने भी मान लिया है कि काबिल व्यक्तियों की ड्यूटी दिल्ली लगेगी, इसका मतलब हरियाणा प्रदेश के बीजेपी के नेता जिनकी ड्यूटी लगी है, जिन कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगी है, वो काबिल हैं। और मैं दूसरी बात उनकी काबिलियत की आपको बता दूं वरुण जी, आपको भी, कि हमारे नेता दिन और रात जो है ना वो ट्रैवल करते हैं। अगर उनके शेड्यूल में दिल्ली की ड्यूटी लगी है ना, तो शाम को चाहे रात को 12 बजे उन्हें ट्रैवल करके हरियाणा में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आना पड़े, अगले दिन सुबह 8-9 बजे आप देखिए तो वो अपने दरबार में जहां लोग उनसे मिलने के लिए रहते हैं वहां पर उपस्थित रहते हैं। हर शेड्यूल योगेश जी, आपके नेताओं की तरह बिना शेड्यूल के कोई काम नहीं होता। आपका तो शेड्यूल आप कह रहे हैं वेणुगोपाल जी ने बना दिया आपके नेताओं का, लेकिन आपको चर्चा आपको पता ही नहीं है ना, मीडिया में वो बात फिर किसको पता होगी कि नेता कहाँ है, दिल्ली है या हरियाणा में। अच्छा, एक काम करिए पीछे बोलने योगेश भाई, मुझे वो लिस्ट भेज दीजिए, मैं एक बार यहीं पढ़ दूंगा, ईमानदारी से पढ़ दूंगा, लिस्ट भेज दीजिए मुझे। बिल्कुल, ये बात तो सबसे पहले आनी चाहिए। जब मोहनलाल बडोली जी का बयान आ गया था तो आपको तो तुरंत चैनल के ऊपर ही नंगा करने की तैयारी। अरे नहीं भैया, नहीं मैं, अरे नहीं, अरे ओंकार जी आप मुझे कहाँ फंसा रहे हैं, मैं जरा भेज दीजिए, पढ़ दूंगा भाई, मैं भेज दीजिए, पढ़ दूंगा। आपने तो ये भी कह दिया था कि वो कॉलेज उस एमएलए का नहीं है, आपके कांग्रेस के एमएलए का नहीं है, वो उस कॉलेज उस एमएलए का निकला। अगर मुझसे गलती से वो लिस्ट मिस हो गई है तो आप भेज दीजिए, मैं पढ़ दूंगा सर, चलते शो में पढ़ दूंगा कि ये इन नेताओं की ड्यूटी लगी है और बडौली साहब गलत कह रहे हैं। देखा जाएगा आज, भेज दो, हिम्मत करो भेज दो। आज ये थोड़ा सा मैं फोन में डिस्टर्बेंस होगी, तो मैं इसी फोन से वो डिबेट कर रहा हूँ, मैं आपको भेज देता हूँ अभी। पढ़ दीजिए योगेश जी, आप पढ़ दीजिए, आप पढ़ दीजिए, चलिए हमारी भी तसल्ली हो जाएगी। नहीं पढ़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चले सियाज साहब जब तक ढूंढ रहे हैं जी, सब तक सियाज साहब डिबेट में आपका झूठ निकला है। आप क्यों झूठ बोलते हैं योगेश जी, फंसते आप ही हैं फिर डिबेट में। चलिए थोड़ा सोच के बोला करें, जो पार्टी लाइन में आए वो बोला करें। चलिए वो बता देंगे, उनको बोल दीजिए, उनको पहले ढूंढ लेने दीजिए, हम भी देख लेंगे कौन सच्चा है कौन झूठा है। ठीक है, अगर ऐसी कोई लिस्ट है कि दिल्ली चुनाव में बकायदा क्षेत्रवार ड्यूटी लगी है तो हम एक बार मैं खुद पढ़ दूंगा, मुझे इसमें कोई आपत्ति थोड़ी है, मुझे पता लग जाएगा कि ठीक है कौन कौन लड़ रहा है। अब ओंकार जी मुझे एक बात बताइए कि क्या ये जैसे अब हम बात करते हैं जी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना, संगठन नहीं बना, ये बाकी बातें हैं, तो दिल्ली चुनाव से थोड़ा दूर ही रखा जाए जी, आपस में जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्या हाईकमांड ऐसा सोच सकता है? हाईकमांड इनसे नाराज चल रहा है, ये विषय ज्यादा आना चाहिए। छूत की बीमारी है ना वरुण जी, तो हो सकता है वो सोच रहे होंगे कि कांग्रेस के नेता यहाँ आके कहीं दूसरे नेताओं को गुण ना दे जाए, गुटबाजी का, आपसी बयानबाजी का, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कांग्रेस इस बात से तो परेशान है और तभी आज तक इनका लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं चुन पाया। क्यों नहीं चुन पाए अभी तक? कोई नाम ही नहीं है अभी तक। तो मेरे को लगता है ये हो सकता है दिल्ली चुनाव के बाद शायद आ जाएगा नाम, कह रहे थे ऐसा, दिल्ली चुनाव में व्यस्त है, उसके बाद शायद नाम आ जाएगा ऐसा बता रहे थे। हाँ, उसके बाद कोई और चुनाव आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे नगर निकाय विभाग के चुनाव है, कोई ना कोई चुनाव तो देश में चलता रहता है। तो ये बहाना अच्छा है। हाँ, मैं अपने भाई योगेश जी से जरूर कहूंगा कि अगर उन्हें लिस्ट मिल गई हो तो हमारी भी आज तृप्ति हो जाएगी आत्मा की, यहाँ पे बैठे हुए, कि वरुण जी ने गलत डिबेट करवाई। नहीं या फिर अरे भाई मैंने क्यों गलत कराई? इसका मतलब बडौली जी ने गलत बोला, आप मुझे क्यों, मेरे पर क्यों आ जाते हैं? इसका मतलब बडौली जी ने गलत बोला, मैंने गलत डिबेट, और इससे इसका मतलब ये हो जाएगा बडौली ने सच ही बोला है, गलत बोला है तो योगेश जी ने बोला है। चले वरुण जी लिस्ट मंगवा लीजिए, शायद मेरे ख्याल योगेश जी के पास आ गई है। योगेश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे?
हाँ बिल्कुल, मैं अभी ग्रुप में निकाल रहा हूँ जी लिस्ट को। ठीक है आप देखिए, आप बिल्कुल बिल्कुल आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए, और उसको फिर आज की जो है ना 3-4 दिन पहले की मैं अभी ग्रुप में देखता हूँ। बिल्कुल नहीं, और हम भी बताएंगे ना कि फिर की जानकारी ठीक नहीं है, आपका दावा बिल्कुल ठीक है। चलिए अपनी बात पूरी। हाँ जी बिल्कुल, आप बात पूरी कीजिए। प्रदेश में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार एक भी समस्या खत्म नहीं हुई, बल्कि पहले से ज्यादा समस्याएं हो गई। और अब तो नए जो आंकड़े आए हैं, बीपीएल जो आबादी हमारी 75% आबादी बीपीएल है, मतलब गरीब पे गरीब होता जा रहा है। तो मेरे को ये समझ नहीं आती, ये बीजेपी वाले अपनी उपलब्धि कैसे मान सकते हैं। तीसरी बार सरकार आई, आज तो मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता ने ऑनलाइन स्वीकार कर लिया, ये उपलब्धि इनकी नहीं है। ठीक है, 48 सीट आई, और लोकतंत्र का तकाजा तो यही कहता है कि चाहे एक वोट से जीता जाए, जीता जाता है, लेकिन वास्तव में ये कांग्रेस की हार है। जनता ने हमें स्वीकार नहीं किया, मैं मानता हूं, मेरे को कोई वो नहीं है। हमारी 2 सीट आई, हम उसमें संतुष्ट हैं, चलो 1 से भले 2 हुए, लेकिन हमने अपना संगठन बनाया, और अपने संगठन को अच्छी तरह से चुनाव में उतारा। आज हम जिस हमें कोई किसी से गिला नहीं है, ईवीएम को क्लीन चिट नहीं दे सकते हम, वो मैं पहले भी कह चुका हूं, अब नहीं दे सकते। लेकिन अब देखो, अगर योगेश जी अगर लिस्ट निकाल लिया हो जी के नेतृत्व को पसंद कर रही है, प्यार कर रही है, एक बार चंडीगढ़ जाकर देखिए और नायब सिंह सैनी जी के कार्यक्रमों को देखिए। हर रोज आप देखते हैं, आप जिस चैनल पर बैठे हैं जनता टीवी पर, दिन प्रतिदिन जो भी अनाउंसमेंट, जो भी काम, जो भी लोगों के काम हो रहे हैं, उनको हर खबर में दिखाया जा रहा है। कैसे वरुण जी इस बात को ना कह देंगे? आप अपनी आंखें खोलिए, हरियाणा प्रदेश किसी भी नगर निकाय विभाग में चले जाइए, एमपीसीआर और अब तीसरी बार सरकार बनी है, आप जाके किसी नगर निकाय विभाग में पता कीजिए, लेकिन ये ना बोलना कि मैं आपको पता लग जाएगा कि परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, पोर्टल, ये सब समस्याएं बीजेपी की हुई है, और इन समस्याओं की बहुमत आज पिछली डिबेट में मेरे भाई वरुण जी कह रहे थे जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड हुआ, जीएसटी का कलेक्शन जरूर रिकॉर्ड हुआ, लेकिन कलेक्ट करके किसके पास गया? सरकार के पास। किससे छीना गया? जनता से। ये गरीब पर गरीब जनता जो होती जा रही है, ये बीजेपी की नीतियों के करके है, इनकी गलत नीतियों के करके आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और जनता गरीब होती जा रही है। 10,000 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन हो जाए तो इसका मतलब ये गुजरात से ज्यादा कलेक्शन, उत्तर प्रदेश से ज्यादा कलेक्शन हो जाए तो इसका मतलब लोग खरीद पा रहे हैं ना। ये कौन समझाए इनको? नहीं, जीएसटी के ज्यादा कलेक्शन का मतलब परचेजिंग पावर से कतई नहीं है, क्योंकि जीएसटी का कलेक्शन जनता से हो रहा है, सरकार की जेब में जा रहा है। वो तो ये रेट बढ़ाकर भी ज्यादा कलेक्शन कर सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि जनता की भाई जो गुड्स बिक रहा है उसी पे हो पा रहा है ना। आप अपनी जेब को खाली नहीं करेंगे तो जीएसटी कहां से देंगे? आप कुछ खरीदेंगे ही नहीं। सबकी जेब खाली करा दी, अरे 75% की खाली करा दी, 25% रह गए, उसमें से अंबानी अडानी को बाहर निकाल देंगे। मेरे ख्याल ज्यादातर तो गरीब ही हैं, जो 5-10% जो रह गए हैं वो भी आप अगले 5 साल में गरीब कर दोगे। अच्छा, वो अगले 5 साल में जो 5-10% है वो भी गरीबी की श्रेणी में आ जाएंगे। ये कि मुद्दत बाद आपके 2 जो हैं वो एमएलए आ चुके हैं ना, वो तो हमारे 2 हम संतुष्ट हैं। अच्छा रुक जाइए आप दोनों से गुजारिश है, और आप सरकार बन गई, तुम भी जानते हो। रुक जाइए योगेश सिहाग साहब, सर और प्रतीक्षा नहीं, सिहाग साहब मिली लिस्ट? जी सर, मैं 1 मिनट और जी, मैं अभी निकाल रहा हूँ। आपको 1 मिनट और दिया सर मैंने, वैसे तो वाइंड अप का समय है, लेकिन आपके लिए सिहाग साहब अपने भाई हैं, आपको 1 मिनट और दिया, आपको नाराज नहीं करूंगा बिल्कुल भी। भी तसल्ली हो जाएगी, इनको 2 मिनट और दे दो। नहीं अरे सर 2 मिनट और दे दो। हाँ तो ओंकार जी, वो जो बात है ना, वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, और अगर वो गुजरात और उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ के चौथे नंबर पे देश में आ जाए, जैसे महाराष्ट्र नंबर 1 है, मेरे ख्याल से तमिलनाडु नंबर 2 है, मुझे एक बार रीचेक करना पड़ेगा, और हरियाणा नंबर 4 पे है, तो इसका मतलब ये है कि गुड्स और सर्विस पे लोग
खर्च कर पा रहे हैं, इसलिए इस तरीके से 10,000 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन हो रहा है। मेरा मानना नहीं है, ये मेरा मानना नहीं है, क्योंकि जो गुड्स का टैक्स है, जो जीएसटी है, पूरे देश के व्यापारी को करना पड़ता है ना, वो तो सेल होती है, पूरे देश के व्यापारी को करना पड़ रहा है। जीएसटी व्यापारी को जेब से कराना पड़ जाता है, जब उसकी चीज बिकेगी तब बिकेगी। गोदाम भरे पड़े हैं, व्यापारियों के पास गोदाम भरे पड़े हैं, और जनता के घर खा के उनके पास परचेजिंग के लिए कोई पैसा नहीं है। जी नेहा जी, गोदाम भरे पड़े हैं भाई, फिर भी आप टैक्स वसूल रहे हैं। आयुष्मान कार्ड नहीं चलता इनका। ये तो कोई छोटा बच्चा भी इस बात को जानता है कि जीएसटी कब पे करना पड़ता है। जब तक आप कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तब तक जीएसटी जाएगा ही नहीं। दूसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले ये बात हो रही थी कि हमारे नेता दिल्ली रहेंगे या हरियाणा, तो एक लेटेस्ट खबर भी दे दूं। आप भी जानते हैं कि आज सचिवालय में एक अहम बैठक हुई नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, उसमें महिपाल ढांडा जी भी उपस्थित रहे, जिनकी ड्यूटी दिल्ली में लगी हुई थी। तो ये कहना पड़ा कि हमारे नेता जो है वो 1 महीने 1.5 महीने की छुट्टी पर निकल गए हैं और हरियाणा प्रदेश की सैलरी लेंगे लेकिन काम करेंगे दिल्ली के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वरुण जी। ये हमारी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन जो है वो बाखूबी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता करते आए हैं और आगे भी करेंगे। हरियाणा प्रदेश की जिम्मेदारी जो जनता ने हमारे कंधों पर सौंपी है, उससे हम कभी भी नहीं डिगेंगे। और मोहनलाल बडोली जी ने जो बयान दिया है वो 100% हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के नेताओं पर सटीक बैठता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मुझे लगता है कि केंद्र का नेतृत्व जो है, उन्होंने अपना विश्वास हरियाणा प्रदेश के नेताओं पर खो दिया है कांग्रेस के, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोबारा से वो विश्वास करने के लिए काम करना पड़ेगा। अंत में ये विश्वास दिलाता हूं कि सोमवार को जब हम सियासी अखाड़ा सजाएंगे, टॉपिक कोई भी हो, लेकिन अगर सिहाग साहब ने लिस्ट भेजी तो मैं पढ़ दूंगा और कहूंगा कि जो शुक्रवार को हमने डिबेट की थी उसमें जानकारी गलत थी। सिहाग साहब, इससे ज्यादा छूट नहीं दे सकता मैं, मेरे को माफ कीजिएगा। मतलब मैं इतना कर दूंगा। आप ही मिले हुए हो। अरे सर, आप भी मिले हो क्या? सर मैं वो मैं अभी ईमानदारी दिखा सकता हूँ। नहीं योगेश जी, देखो आप अपने भाई हो, मैं ईमानदारी से ये कह रहा हूँ, आपको नहीं मिल रही, कोई नहीं, आप भेज दीजिएगा। जारी करवा लेंगे सोमवार को सियासी अखाड़ा में कोई भी टॉपिक हो, मैं अलग से 2 मिनट निकाल के पढ़ दूंगा कि ये ऑलरेडी ड्यूटी लगी हुई है और जो शुक्रवार को जानकारी दी गई वो गलत दी गई थी। इस पे एग्री है ना आप सब? भाई साहब, इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, प्लीज। थैंक यू सर। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।